अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। नाज़रीन, हम औरतों की नफ्सियात के हवाले से बात कर रहे थे और हम अपने पिछले लेक्चर में जीन्स के हवाले से गुफ्तगू करते हुए हम इस बात का ज़िक्र कर रहे थे कि अगर किसी के तमाम नज़दीक के आबा व अजदाद छोटे कद के होंगे तो कद का जीन अंडे खुलियों में पस्ती दे देगा। अगर आबा व अजदाद मतवाज़न तरीक़ से मिले जुले होंगे तो कद का जीन तवालत देगा, क्योंकि जहाँ तवालत और कोताही का मुकाबला होगा वहाँ हमेशा तवालत को ही गलबा होगा। अगर आबा व अजदाद ज़्यादातर छोटे कद के हों मगर उनमें कोई लंबा भी होगा तो बाज़ अंडे खुलियों में तवालत के जीन्स होंगे और बाज़ में कोताही के। तो नाज़रीन मोहतरम, आज हम इससे आगे अपनी बात को जारी रखते हैं कि जब नया जानदार यानी नया बच्चा बन रहा होता है तो माँ और बाप दोनों उस पर अपने कद के जीन्स का असर डालते हैं, जैसा कि उन्होंने अपने नज़दीक के आबा व अजदाद से विरसे में पाया था। नतीजा ये होता है कि नंबर 1, अगर माँ और बाप दोनों लंबे कद के हों तो बच्चे भी लंबे कद के होंगे। नंबर 2, अगर माँ और बाप दोनों छोटे कद के हों तो बच्चे भी छोटे कद के होंगे। नंबर 3, अगर बाप लंबे कद का और माँ छोटे कद की हो या इसके बरअक्स हो तो बच्चे लंबे कद के होंगे। नंबर 4, अगर नंबर 3 का कोई बच्चा किसी छोटे कद के साथी से शादी कर ले तो बच्चे लंबे कद के भी हो सकते हैं और छोटे कद के भी। लंबे कद वाले माँ या बाप के बीच मिले जुले होंगे, बाज़ में कोताही होगी और बाज़ में तवालत यानी लंबाई, और ये बात इत्तेफाक पर मुनहसर होगी कि उनमें से कौन सा बीज इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 5, अगर नंबर 3 या नंबर 4 के बच्चे एक दूसरे से शादी करें तो इम्कान है कि उनके ज़्यादा बच्चों के कद लंबे होंगे, क्योंकि तवालत का उनसर हमेशा कोताही से ज़्यादा ताकतवर होता है। नाज़रीन मोहतरम, अभी ऊपर जो लफ्ज़ तवील और कोताह, तवील यानी लंबा और कोताह का मानी होता है छोटा, इस्तेमाल किए गए हैं, उनसे मुराद महज तवील और कोताह है। सिर्फ किसी शख्स की बैरूनी सूरत ही के लिए नहीं बल्कि उसके करीब के आबा व अजदाद के खसाइस यानी उनकी खसूसियात के लिए भी ऐसा ही है। ज्यों ज्यों बच्चा बढ़ता है यकीनन उसकी तवालत या कोताही पर उसके गदूदों की नशोनमा का असर पड़ता है, मगर यहाँ हम वरासत की तरफ से दिए हुए रुझानात का जिक्र कर रहे हैं। मज़कूरा बाला कायदे आँखों के रंग पर भी सादक आते हैं। अगर भूरी और नीली आँखें बराबर बराबर असर रखती हों तो तवालत की तरह भूरी आँखें नीली के मुकाबले में हमेशा गालिब रहती हैं। इस तरह आपकी आँखों और बालों का रंग और शायद आपकी जिस्मानी साख्त और आपका किरदार भी तयशुदा होते हैं, लेकिन ये ना भूलें कि इन चीज़ों में आपको सिर्फ रुझानात दिए जाते हैं, वरना ज़्यादातर फिर भी आपके अपने इख्तियार में है कि आप अपनी ज़िंदगी को बनाएं या बिगाड़ें। अब हम जो कुछ वरासती रुझानात के बारे में देख चुके हैं उससे ये मंतकी नतीजा निकलता है कि एक लिहाज से आप 2 गुना जिनसी किरदार मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों वरसे में पाते हैं। ये आपको वरसे में मिलते हैं। इंसान के आबा व अजदाद के धुंधले मादी में 2 जिनसी जानदार मौजूद हैं, चुनांचे उसके लिए एक ख़ास तरीक़ा है जिससे फ़ैसला होता है कि आया बच्चा अपनी जिन्स के मामले में ज़्यादातर अपने बाप से मुशाबे होगा या अपनी माँ से। इसका मदार इस तरीक़ पर है कि जिसके मुताबिक बच्चे के जिस्म के हर खुलिये में जिन्स से ताल्लुक़ रखने वाला क्रोमोसोम अपने बाप या माँ के क्रोमोसोम से मखलूत किया गया हो, यानी मिला हो जिससे वो।
नाज़रीन मोहतरम, हर औरत अपने जिस्म के हर खुलिये में 2 बड़े जिनसी क्रोमोसोम्स रखती है, जो उसे तमाम ज़नाना खसाइस यानी औरतों की खसूसियात अता करते हैं। निस्वानी जौहर इन्हीं की दौलत है, यानी औरत के अंदर जो औरत की खसूसियात होती हैं तमाम, वो इसी की बदौलत हैं। दूसरी तरफ हर मर्द अपने हर खुलिये में एक बड़ा और एक छोटा जिनसी क्रोमोसोम रखता है। उनके मजमूए से उसके मर्दाना खसाइस पैदा होते हैं। लेकिन नाज़रीन, जैसा कि हम देख चुके हैं कि जब मर्द और औरत के आज़ाए अफजाइश नस्ल से बीज बनते हैं मर्द और औरत के आज़ा अफजाइश नस्ल से बीज बनते हैं तो हर बीज सिर्फ 24 क्रोमोसोम्स हासिल करता है। औरत के हर बीज में एक बड़ा जिनसी क्रोमोसोम पाया जाता है। दूसरी तरफ मर्द के हर बीज में एक बड़ा जिनसी क्रोमोसोम होता है या छोटा क्रोमोसोम। इसलिए जब ओवम और स्पर्म इकट्ठे होंगे तो उनके मजमूए में या तो वो पूरे साइज़ के जिनसी क्रोमोसोम होंगे या एक बड़ा और एक छोटा। इसलिए नए बच्चे के लड़की या लड़का होने का इन्हिसार इस पर होगा कि आया ओवम जिस स्पर्म से समरबार हुआ है या समरूर हुआ है, उसमें बड़ा क्रोमोसोम था या छोटा क्रोमोसोम। नादरीन, कोई भी शख्स 100% मर्द या औरत नहीं होता। हम सब अपने अंदर इस बात का सबूत लिए फिरते हैं कि मुज़क्कर व मुअन्नस हमेशा से अलग अलग थे। मर्द में अभी तक छातियों के बेफ़ायदा निशान मौजूद हैं। इसी तरह औरत के पोशीदा जगह का एक अंदरूनी हिस्सा ऐसा नन्हा उज़्व है जो मर्द के उज़्व अफज़ाइश नस्ल का गैर तरक्की याफ्ता नुमाइंदा है। नाज़रीन मोहतरम, मुमताज़ माहिर नफ्सियात व जिनसियात डॉक्टर हेयोलॉक इस निस्वानी उज़्व के बारे में ये लिखता है कि अफ्रीका के जंगली कबाइल में ये निस्वानी उज़्व इस कदर बढ़ जाता है कि मर्द की तरह उसका बाज़ाब्ता ख़तना करना पड़ता है। हम में ज़्यादा लोग अपने किरदारों को भी मर्दाना और ज़नाना खसाइस का मजमूआ पाते हैं। फिर भी अक्सरियत ऐसे लोगों की है जिनमें मर्दाना या ज़नाना खसाइस को फ़ौक़ियत हासिल है, जिसके बायस वो ख़ास तौर पर मर्द या औरत नज़र आते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात बिलखसूस ऐसे ख़ानदान जहाँ दोनों जानिब गैर मामूली आबा व अजदाद पाए जाते हैं, कुछ गलती भी हो जाती है। बच्चे के मेंढक बनने की तरह हर इंसानी बच्चा भी माँ के पेट में अपनी नस्ल की साबिक़ा तारीख़ की तमाम सूरतों से गुज़र कर नशो नुमा हासिल करता है। लेकिन बाज़ औक़ात शाज़ व नादिर किसी जानिब इसकी नशो नुमा रुक जाती है और मुनासिब तरीक़ से आगे नहीं चलती। इस तरह ऐसे लोग पैदा हो जाते हैं जिनका ऊपर का होंठ या तालू कटा हुआ होता है या जिनमें कोई इससे भी बड़ा ऐब होता है, और इस तरह ऐसे लोग भी वजूद में आ जाते हैं जो ना मर्द होते हैं ना औरत, बल्कि मर्द और औरत दोनों का मजमुआ होते हैं, यानी 2 जिनसीय। नाज़रीन मोहतरम, ऐसे अयूब जैसा कि पहले बयान किया जा चुका है बहुत ही शाज़ व नादिर पाए जाते हैं। फिर भी वो हैं ज़रूर। अगर हम ये समझ जाएँ कि इनका बायस क्या है तो इससे हमें उन लोगों से जो हमसे कम खुशकिस्मत हैं ना मेहरबानी से पेश ना आने में मदद मिलेगी। यानी हमें ऐसे लोगों से मोहब्बत, मेहरबानी और शफ़क़त से मिलना चाहिए और उनको अपनी इस तरह की किसी भी कमी का एहसास दिलाने से गुरेज करना चाहिए। हर शख्स में मुखालिफ जिन्स के बाज़ मामूली खसाइस बाकी रह जाते हैं। मालूम होता है कि बाद इंसानी ख़ानदानों में तारीख़ हयात के इब्तदाई मराहिल की तरफ दोबारा रजू करने का इम्कान मुज़मिर होता है। तो नाज़रीन मोहतरम, अगर माँ और बाप दोनों के जिनसी क्रोमोसोम्स में ऐसा इम्कान हो तो उनके बीजों के मिलने से यानी इख्तिलात से उनकी औलाद के इस लिहाज से गैर मामूली होने का ज़्यादा इम्कान होगा। जिस तरह मिसाल के तौर पर अगर ऐसे 2 नस्ब मिल जाएं
جن میں سے ہر ایک میں جڑواں بچے پیدا کرنے کا رجحان ہو تو عام حالات کی نسبت ان کی اولاد کے جڑواں ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ جب ایسا ہوتا ہے تو اس کے نتیجے کے طور پر ایسے شخص کے پیدا ہونے کا امکان ہو جاتا ہے جس میں صاف طور پر غیر معمولی حد تک مردانہ اور زنانہ دونوں خصوصیتیں موجود ہوتی ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے زندگی بالخصوص جنسی زندگی بسر کرنے میں مشکلات پیدا ہونا لازم ہے۔ ناظرین محترم، بالعموم یہ رواج تھا اور جاہل لوگوں میں اب بھی ہے کہ وہ اس خصوصیت کے لوگوں کو حقارت سے دیکھتے ہیں، لیکن اب ہمارے علم میں اضافہ ہو چکا ہے۔ ہم لوگ جو خوش قسمتی سے صحیح و سالم ہیں، کبڑی پیٹھ یا ٹیڑھے پاؤں والے لوگوں کی طرح ایسے لوگوں کو کبھی بھی نفرت سے نہیں دیکھ سکتے۔ دوسروں کی مانند نہ ہونے کے باعث یہ لوگ جو ذہنی کوفت بڑا برداشت کرتے ہیں، ایک طرح وہ اس قرض کی بے باقی ہے جو حیات کی قوتوں کی طرف سے ہم سب کے ذمے واجب الادا ہے کہ ہم انسانوں کی نوع کو اس قدر وسیع اور پرخطر راستے سے وجود میں لائیں۔ ناظرین محترم، ہم جو معمول کے مطابق جنس کا تحفہ رکھتے ہیں، اگر ہم ایسے لوگوں کی زندگی کے طریقے اختیار کریں یا ان کی عادات کی نقالی کریں تو یہ ہماری غلط اور احمقانہ حرکت ہوگی، لیکن ان مشکلات کا احساس ہونا چاہیے جن کے تحت وہ جد و جہد کر رہے ہیں، اور اپنی خوش قسمتی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ان کے ساتھ مہربانی اور سمجھ سے پیش آنا چاہیے۔ ناظرین، میں یہاں ایک بات شامل کرنا چاہوں گا کہ میں جب اپنا ایم اے کا امتحان پاس کر رہا تھا تو اس وقت مجھے ہمارے ایک ٹیچر نے یہ کہا تھا کہ آپ اپنے معاشرے کے کسی ایک کیریکٹر پر جو ہے وہ ایک چھوٹا سا یوں سمجھ لیں کہ مضمون لکھیے، یا آپ اسے مقالہ کہہ لیں یا مضمون کہیں تو زیادہ بہتر ہے۔ تو ناظرین محترم، میں نے اس وقت بھی معاشرے کے انہی لوگوں کو چنا تھا اور ان پر میں نے اپنا ایک بہت ہی مدلل مضمون لکھا تھا، یعنی ان لوگوں کو ہم انگریزی کی زبان میں یونک کہتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو کہ دونوں جنسوں کی خصوصیات رکھتے ہیں اور عمومی طور پر معاشرے میں ان کے ساتھ اچھا سلوک یا برتاؤ نہیں کیا جاتا۔ تو میں نے ان پر اپنا ایک انگریزی مضمون لکھا تھا، اور اپنے ایم اے انگریزی کے امتحان کے دوران میں نے اپنے ٹیچر کو پیش کیا تھا، اور انہوں نے اس کی دیکھنے کے بعد میری بہت حوصلہ افزائی کی تھی، اور بڑی انہوں نے مجھے تعریف کی تھی کہ میں نے ایک بہت اچھا موضوع چنا تھا اور اس پر میں نے بہت اچھے طریقے سے خوبصورت انداز سے لکھا تھا۔ تو ناظرین، بالکل اسی طرح یہاں بھی اس مضمون کے بارے میں یہی کہا گیا ہے، اس موضوع کے بارے میں، کہ ہمیں ایسے لوگوں کے ساتھ محبت سے، شفقت سے اور نرمی سے پیش آنا چاہیے۔ تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں گے تاکہ ہم آپ کے لیے اچھی ویڈیوز بناتے رہیں۔ تو ناظرین، حیات و صحت رہی تو آئندہ ویڈیو کے ساتھ جلد ہی آپ کی خدمت میں پھر پیش ہوں گے۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔